आपका स्वागत है। और चलिए हम लोग यहाँ पे क्लास इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन से आपका लाइव क्लास हुआ भी नहीं एप्लीकेशन पे, जिसमें कि आपका हमको लगता है कि 3-4 दिन हो गया है लाइव क्लास का। इसलिए हमें लगा कि आज आपका टाइम है, इस लाइव क्लास को कंडक्ट करते हैं। और लाइव क्लास में आप जानिए कि अभी आपका सीडीपी में एक मेजर पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलवर के सेक्शन को देख पा रहे हैं। क्लियर है? तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे लाइव क्लास से कनेक्ट होते होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट नहीं भी होते होंगे। जो नहीं होते हैं बाद में आप रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में देख सकते हैं, और जो लाइव है तो कम से कम उनको ये मौका मिलता है कि आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, कोई अगर डाउट होता है तो सबसे पहले अभी हम लोग थ्योरी स्टार्ट करते हैं। और थ्योरी जो है कोहलवर के सिद्धांत पढ़ रहे थे, और कोहलवर के सिद्धांत में आज आपका लास्ट टॉपिक है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे आज कोहलवर के बारे में कि कोहलवर का आलोचना क्या क्या हुआ। मतलब क्या है कि कोहलवर एक मनोवैज्ञानिक है और कोहलवर के सिद्धांत में कुछ गलतियां पाया गया। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने उनके गलतियों को दिखाने की कोशिश किया कि आपने जो थ्योरी दिया है वो थ्योरी कहीं ना कहीं कुछ मामले में गलत है। इसलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोहलवर्ग के सिद्धांत का आलोचना। कोहलवर्ग का प्रश्न आलोचना नहीं हुआ, सिद्धांत का आलोचना, मतलब कि कोहलवर्ग का आलोचना किया गया। आलोचना कहने का मतलब कि क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसिज्म क्या है कोहलवर्ग के थ्योरी का, मतलब अलग लोगों ने क्या है, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट आदमी है जिसके बारे में ज़्यादा फेमस होता है और उनका आलोचना ही सबसे सटीक माना जाता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि कोहलवर्ग के बारे में एक बार अगर हम क्या है डिस्कशन कर दें कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कि एक बच्चे में नैतिकता का विकास कैसे होता है। इसको समझने के लिए कोहलवर्ग ने बताया कि जैसे जैसे एक बच्चे का चिंतन प्रक्रिया बदलेगा, और वो चिंतन प्रक्रिया उम्र पे आधारित होता है, जैसे जैसे एक बच्चा का उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे उसका चिंतन बदलेगा, और जब चिंतन बदलेगा तो सही और गलत का निर्णय एक बच्चा बहुत आराम से ले सकता है। इसके लिए कोहलवर्ग ने क्या है 3 स्तर बताया है, जिसको 3 लेवल बोलते हैं। और 3 लेवल के अंतर्गत 2-2 अवस्था हर एक लेवल में बांटा गया, जिसमें कि टोटल हम लोग 6 अवस्था को पढ़ते हैं और 3 स्तर को पढ़ते हैं। ये 3 स्तर और 6 अवस्था कुछ इस तरह से है, जो कि आपका पिछला जो है 3 वीडियो इसी पे बनाया गया है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उनके बाद का चीज पढ़ रहे हैं कि उनके जो दिए गए सिद्धांत में है, कहीं उनका कुछ सिद्धांत में गलतियां तो नहीं है। वो अगर गलतियां है तो सामने वाला अगर कोई तर्क दे रहा है तो कहीं न कहीं उसका तर्क भी हमको सही लग रहा है, इसलिए हम मान सकते हैं कि कोहलवर्ग का वो आलोचना कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोहलवर्ग का आलोचना किया गया कि कोहलवर्ग का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत सारा का सारा उम्र पे डिपेंड करता है, सारा का सारा उम्र पे डिपेंड करता है, सारा का सारा समाज पे डिपेंड करता है। लेकिन कोहलवर्ग ने कभी भी अपने सिद्धांत में संस्कृति का यूज नहीं किया। मतलब कि एक बच्चे का नैतिक विकास संस्कृति के अनुसार होता है, मतलब संस्कृति या कल्चर, संस्कृति का कभी भी कोहलवर्ग ने अपने सिद्धांत में कल्चर शब्द का यूज नहीं किया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कोहलवर्ग अगर कल्चर शब्द का प्रयोग नहीं किया है तो इसका मतलब कल्चर शब्द को कोहलवर्ग क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। इसका मतलब है क्या, कोहलवर्ग के अनुसार कल्चर का कोई वैल्यू नहीं है। जबकि जब देखते हैं कि बच्चा एक अच्छे कल्चर में जन्म लेता है, एक अच्छे कल्चर या सोसाइटी में रहता है, तो उस बच्चे का नैतिकता बदलता है, उसका व्यवहार अच्छा होता है, क्योंकि हम अच्छे बुरे का ज्ञान उसी तरह से नैतिकता से देते हैं। जो एक बच्चा अच्छा कल्चर में है उसका नैतिकता का विकास पहले होगा, जो एक बच्चा बुरा कल्चर में है, गलत कल्चर में है या अनडेवलप्ड कल्चर में है, उसके नैतिक का विकास लास्ट में होगा, मतलब बाद में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं कल्चर का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके बारे में कोहलवर्ग ने चर्चा नहीं किया। इस सबसे पहला गलती कोहलवर्ग का हुआ। क्लियर है? दूसरा बात उन्होंने बोला कि कोहलवर्ग का आलोचना में कि कोहलवर्ग मतलब क्या है, जितना वैल्यू देना चाहिए उससे ज्यादा कहीं वैल्यू किसको दे दिया, उम्र को। मतलब क्या है, कोहलवर्ग ने नैतिक विकास के लिए उम्र को ज्यादा वैल्यू दिया। उम्र को क्या है, उम्र को ज्यादा वैल्यू दिया, मतलब कि जितना देना चाहिए उससे ज्यादा वैल्यू दिया।
मतलब कि उम्र को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान लिया, वैल्यू दिया। तो ऐसा जो दिया, इसके पीछे क्या लॉजिक है उसको समझिएगा कि उम्र को ज़्यादा ही वैल्यू दे दिया, जबकि हकीकत में ऐसा देखने को नहीं मिलता। गुड इवनिंग सभी को। जो बाद में ज्वाइन कीजिएगा वो अपना एक तरह से रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में देखिएगा, और जो अभी ज्वाइन किए हुए हैं पूरा निचोड़ एक तरह से हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। गुड इवनिंग। चलिए, यहां से कोहलवर्ग क्या बोला, दूसरा क्या है, कोहलवर्ग ने बोला कि नैतिक विकास के लिए उम्र ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि रियलिटी में हमको ये देखने को नहीं मिलता है। अब काहे नहीं मिलता है, इसको थोड़ा सा एक लॉजिक से समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि कोहलवर्ग का आलोचना कहीं सही तो नहीं किया। क्लियर है? तो इसलिए बोला क्योंकि आप बोलते हैं कोहलवर्ग के अनुसार कि एक बच्चा पहला स्टेज में है, एक बच्चा दूसरा, पहला स्टेज से जब पार होता है तो एक बच्चा दूसरा स्टेज में आता है, दूसरा से जब पार होता है तो एक बच्चा तीसरा अवस्था में आता है, तीसरा से होता है तो चौथा अवस्था में आता है, चौथा से होता है तो पचमा में आता है, और पचमा के बाद एक बच्चा छठा अवस्था में आता है। ये कोहलवर्ग का अवस्था है। इस अवस्था में कोहलवर्ग जो बांटा है वो किसके अनुसार बांटा है, उम्र के अनुसार बांटा है। किसके अनुसार, उम्र के अनुसार। इसका मतलब पहला दूसरा जो अवस्था है इसके लिए कोहलवर्ग ने उम्र रखा है क्या, तो इसके लिए कोहलवर्ग ने उम्र रखा है कि 4 से लेके अगर कोई 10 वर्ष का बालक है, 4 से अगर 10 वर्ष का कोई बालक है तो वो जो है पहला या दूसरा स्टेज में ही आएगा। उसके बाद बोला क्या, इसमें अगर कोई बालक 10 से 13 वर्ष का है, 10 से अगर 13 वर्ष का कोई बालक है, इसका मतलब वो लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार या तो वो तीसरा अवस्था में आएगा या तो वो चौथा अवस्था में आएगा। उसके बाद बोला गया क्या कि अगर कोई बालक 13 से लेके अगर 16 वर्ष का है तो इसका मतलब वो बालक कहीं ना कहीं किस अवस्था में आएगा, 5 या 6 अवस्था में आएगा। क्लियर है? चलिए, यहां से बात समझ में आता है। लेकिन आप बताइए कि आप बोलते हैं कि एक बच्चा जब पहला अवस्था में रहता है तो उसका उम्र ऐसा होता है, और एक बालक जो 16 साल का हो गया उस एक छठा अवस्था में होगा। तो हम अभी दिखाते हैं कि 16 साल का बालक मतलब उम्र तो है 16 साल का, लेकिन वो अवस्था जो है कहीं ना कहीं हमको छठा देखने को नहीं मिलता। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं कि आपसे अगर पूछा जाए कि अगर 16 साल का बालक है और 16 साल का बालक वो क्या हुआ, पटना आया तैयारी करने के लिए। 16 साल का कोई स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट आया पटना तैयारी करने के लिए, और पटना जब तैयारी करने के लिए आया तो वो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि नैतिक निर्णय छठा अवस्था में यही होता है कि एक बच्चा नैतिक निर्णय समस्या या परिस्थिति के अनुसार लेता है। तो वो बालक देख रहा है कि पटना में अभी सिचुएशन चल रहा है, क्या टीचर का तैयारी करो और बहुत जल्दी टीचर बन जाओ। तो ये बालक घर में बोला कि पापा जी ऐसा है कि हम बीपीएससी का तैयारी नहीं करेंगे, हम बीपीएससी का तैयारी करना बाद में करेंगे, अभी हम सबसे पहले बीएड कर लेते हैं और बीएड के बाद सीटेट कर लेते हैं। क्लियर है? हमको अभी ये अच्छा लग रहा है। तो उसके पापा जी बोलेंगे कि जिस काम के लिए तुमको हम भेजे हैं वो काम तुम करो। अगर तुम बीपीएससी सिविल सर्विस करोगे, यूपीएससी करोगे तभी हम पैसा भेजेंगे, अगर तुम नहीं करोगे तो पैसा नहीं भेजेंगे। लास्ट में ये जो लड़का है वो क्या होगा, हार मान लेगा। हार मान लेगा कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं वो पापा जी से डर रहा है। अगर ये बच्चा नैतिक निर्णय लेता तो वो क्या करता, पापा जी को बोलता ठीक है पापा जी, हमको जो अच्छा लगता है वो हम करेंगे। इसका मतलब एक बच्चा अगर पापा जी के बातों को मान के वही बात पे अभी भी रह रहा है तो कहीं न कहीं बच्चे का निर्णय कौन ले रहा है, उसके पापा जी ले रहे हैं। तो बच्चे का निर्णय अगर कोई दूसरा आदमी लेगा तो वो अवस्था 1 में है, तो उम्र के अनुसार 16 साल का अवस्था में 6 में आना चाहिए, लेकिन वो बच्चा नैतिक निर्णय के अभी कौन से लेवल में है, पहला लेवल में, क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल देके यही बताए हैं। मतलब कि 16 साल का लड़का भी क्या है, पहला अवस्था में होता है। क्या अवस्था में, पहला अवस्था में होता है। किसके कारण, डर के कारण। कहीं उसको लगता है कि हम अगर पापा जी के बात को नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि मेरा पैकेट मनी या खर्चा ये सब बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एक बच्चा डर रहा है, तो अगर बच्चा डर रहा है तो फिर नैतिक निर्णय कैसे ले सकता है। इसका मतलब एक बच्चे का 16 साल भले उसका उम्र है लेकिन दिमाग उसका अभी तक विकास नहीं किया है। ये दूसरा अवस्था का एक तरह से क्या है, दूसरा बोल सकते हैं कि आलोचना, जो कि कोहलवर्ग का सबसे ज्यादा हुआ। क्लियर है? तीसरा बात उन्होंने क्या बोला कोहलवर्ग का आलोचना के रूप में, कोहलवर्ग का आलोचना, तीसरा आलोचना जो कोहलवर्ग का हुआ, समझिएगा, तीसरा आलोचना कोहलवर्ग का हुआ, छोटा क्लास रहेगा क्योंकि आलोचना पे ही एक क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन के अनुसार भी हम जाएंगे। क्लियर है? तीसरा आलोचना कोहलवर्ग का ये हुआ कि कोहलवर्ग ने सबसे ज्यादा, मतलब कि अगर कोई छोटा बालक है,
अगर कोई छोटा बालक है तो छोटा बालक के चिंतन को, छोटा बालक के चिंतन को उन्होंने क्या है, अंडर एस्टिमेट कर दिया। कोहलबर्ग बोला कि अगर कोई छोटा बच्चा तर्क करता है तो उसका तर्क हमेशा ही बड़ों बच्चों से कम ही होगा, ऐसा कोहलबर्ग बोलता है। मतलब छोटा बालक का चिंतन बड़े बालक की तुलना में कम होता है। मतलब कि सिंपल बात है, कोहलबर्ग ये बताने की कोशिश किया है कि अगर कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन पे छोटा बालक निर्णय देगा और बड़ा बालक निर्णय देगा, निर्णय हमेशा बड़ा बालक का ही सही होगा, हमेशा। तो ये बात नहीं लगता है आपको गलत है? क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट होता है, उसका उम्र बढ़ जाता है, 30-35 साल का हो जाता है, लेकिन देखिएगा वो निर्णय लेते समय वो क्या करता है, अपने आप को उस तरह से सिचुएशन में नहीं ढाल पाता है जो कि सही निर्णय ले पाए। लेकिन कभी कभी छोटा छोटा बालक देखिएगा, 10 साल का है, 8 साल का है, ये 15 साल का है, वो इतना ज़्यादा मैच्योर होता है, किसी से कैसे बात करना है वो बात करने का तरीका जानता है। इसी को तो बोलते हैं नैतिकता। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि कोहलबर्ग के अनुसार बोला कि छोटा बच्चे का जो चिंतन होता है बड़े बच्चे की तुलना में कम होता है। ये बात क्या है? ये बात गलत है। ये बात हमेशा के लिए सत्य नहीं है, ये बात हमेशा सत्य नहीं होता है। मतलब कि हमेशा सत्य नहीं है। तो अगर कोहलबर्ग ये बात को बोला है तो कहीं न कहीं उसका आलोचना तो होना ही चाहिए। इसका मतलब कि तीसरा पॉइंट ये समझ में आता है। अब चौथा पॉइंट क्या है? 3 पॉइंट यहाँ आपके सामने क्लियर है। पहला क्या है? कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में संस्कृति शब्द का कभी प्रयोग न किया, न ही संस्कृति को वैल्यू दिया। दूसरा, उन्होंने क्या बोला कि नैतिकता के लिए उम्र को ज्यादा ही महत्वपूर्ण मान लिया, जो हकीकत में देखने को नहीं मिलता। और तीसरा क्या है कि छोटे बच्चे को अंडर एस्टिमेट कर दिया और बड़े बच्चे को ज्यादातर आंका, मतलब ओवर एस्टिमेट कर दिया। जितना चाहिए उसका चिंतन, उससे ज्यादा ही बड़े बच्चे को वैल्यू मिल गया और छोटे बच्चे को बहुत कम वैल्यू मिला। अगला देखिएगा, चौथा नंबर पॉइंट होता है, कोहलबर्ग बोलता है कि एक बच्चा जैसा सोचता है वैसा ही व्यवहार करता है। मतलब कि एक बच्चे का जैसा सोच होगा वैसा ही व्यवहार होगा। मतलब क्या है? जैसा सोच मतलब जैसा हम सोचेंगे, जैसा सोच या जैसा हम चिंतन करते हैं, उसी तरह का मेरे पास क्या होता है? व्यवहार होता है। व्यवहार, वैसा व्यवहार, जैसा सोच वैसा व्यवहार। इसका मतलब मेरा जैसा सोच होता है वैसा व्यवहार होता है। ये हमेशा देखने को नहीं मिलता। भले कोहलबर्ग ने ऐसा बोल दिया, लेकिन ये स्टेटमेंट हमको सही जगह हमेशा देखने को नहीं मिलता। जैसे एग्जाम्पल आप देते हैं, एग्जाम्पल में बोला गया है कि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं क्या है? गलत है। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं क्या है? गलत है। इसका मतलब क्या है कि इस स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ सुधार करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देता है कि एक स्टूडेंट सोचता है कि अगर मेरा नौकरी लग जाएगा तो हम देश का भलाई करेंगे। क्लियर है? एक स्टूडेंट यही, इसीलिए बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करता है कि अगर हम सर्वेंट बन जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट बन जाएंगे, तो हम लोग क्या है कि जो भी चीज जिन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है वहां तक हम पहुंचाने का काम करेंगे, उस जिंदगी को आसान बनाएंगे, रूल रेगुलेशन को बढ़िया से चलाएंगे, यही सोचता है। तो स्टूडेंट सोचता है कि जॉब लगने के बाद देश का या समाज का सेवा करेंगे। मतलब एक स्टूडेंट ये सोच रहा है कि जॉब लगने के बाद समाज का सेवा करेंगे, लेकिन जब उसका जॉब लग जाता है, वो कुर्सी पे बैठ जाता है, तब वो क्या करता है? टेबल के नीचे घूस लेना शुरू करता है। इसका मतलब क्या है? जॉब लगने के बाद सोच रहा है कि सेवा करेंगे, लेकिन बाद में क्या करता है? वो बाद में जॉब के बाद वो क्या करता है? घूस लेना शुरू कर देता है। क्या करता है? घूस लेना शुरू कर देता है, घूस लेना स्टार्ट कर देता है। तो बताइए, एक
एक आदमी, आप कैसे बोलते हैं कि जैसा सोच होता है वैसा ही व्यवहार होता है? कहीं ना कहीं ये बात गलत साबित होता है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट मेहनत करके तैयारी किया, तैयारी करके उन चीज़ों का एग्जाम क्वालिफाई किया, और एग्जाम क्वालिफाई करते समय वो यही बोला कि हम जब जाएंगे तो देश का सेवा करेंगे, लेकिन हकीकत में वही आदमी अभी भी, आप जानते हैं कि इतना सरकारी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं जो कि नौकरी लग जाता है तो उसके बाद क्या चिंतन उस समय किया था, क्या विचार उस समय किया था, उसका वहीं पे रह जाता है। उस सिचुएशन में उन्होंने क्या करता है कि चीज़ों को अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए जैसे मन तैसे पैसे कमाने को शुरू कर देता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो बोला कि जैसा चिंतन वैसा व्यवहार, ये देखने को नहीं मिलता। एग्जाम्पल के रूप में और भी ले सकते हैं कि एक बिजनेसमैन, एक बिल्डर, एक कॉन्ट्रैक्टर सोचता है कि हम क्या करेंगे, गांव में पुल बनाएंगे ताकि गांव के लोगों का आवागमन जो है बढ़िया हो सके, लेकिन वही पुल बनाने में वो क्या करता है, घटिया सीमेंट या बालू गिट्टी एक तरह से यूज करता है ताकि ये पुल एक साल में ही टूट जाए और फिर दूसरा साल में हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। अगर वो सोचता है ठेकेदार की पूरा बढ़िया पुल बना देंगे और 10 साल ये पुल बच जाएगा, इसका मतलब अगले साल फिर हमको ठेका कहां से मिलेगा? तो हम सोच सकते हैं कि वो ठेकेदार का सोच तो सही है कि पुल बनाने के लिए ताकि गांव का सेवा हो सके, लेकिन वो ये भी सोच रहा है कि पुल एक साल में टूट भी जाना चाहिए ताकि अगले साल हमको फिर से इसका ठेका मिल पाए। तो हम बोलेंगे कि जैसा सोच वैसा विचार होता है। कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यही गलत स्टेटमेंट के लिए तो आलोचना किया गया है। ये जो स्टेटमेंट दिया, ये कोहलवर्ग दिया, तो ये कोहलवर्ग का स्टेटमेंट गलत साबित कर दिया लोगों ने तर्क करके कि देखिए ऐसा ऐसा कांड हो रहा है। तो आप कैसे बोलते हैं कि कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में ये स्टेटमेंट सही होगा? बिल्कुल भी गलत है। क्लियर है? तो अगला आते हैं, अगला जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग चौथा के बाद 5वां नंबर और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आलोचना। इस आलोचना को करने वाला एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है कैरोल गिल्गिन। उन्होंने डायरेक्ट बोला कि कोहलवर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है, वो नैतिक सिद्धांत जो कोहलवर्ग का है, वो नैतिक सिद्धांत जो है कोहलवर्ग जो सिद्धांत उन्होंने दिया, वो नैतिक सिद्धांत क्या है? पक्षपातपूर्ण है। क्या है? पक्षपातपूर्ण है। पक्षपातपूर्ण है, इसका मतलब ये जेंडर बायस है। ये क्या है आपका? जेंडर बायस है। जेंडर बायस है। जेंडर बायस है मतलब कि इन्होंने सिद्धांत में जेंडर को, किसी एक विशेष जेंडर को इन्होंने महत्व दिया, सभी जेंडर को महत्व नहीं दिया। इसका मतलब क्या है बोलने वाला था? इसको बोलने वाला था कि लॉरेंस कोहलवर्ग ने अपने सिद्धांत में लॉरेंस कोहलवर्ग ने अपने सिद्धांत में केवल मेल कैंडिडेट को, केवल मेल बोले तो पुरुष, मेल कैंडिडेट को शामिल किया। मेल कैंडिडेट को शामिल किया। इसका मतलब क्या है कि लॉरेंस कोहलवर्ग जब कर रहा था रिसर्च शामिल किया। इसका मतलब लॉरेंस कोहलवर्ग जब रिसर्च कर रहा था तो उस क्वेश्चन को केवल जो लड़का था उसी से पूछा, क्योंकि लॉरेंस कोहलवर्ग सोचा कि अगर इस क्वेश्चन को हम लड़की से पूछेंगे तो लड़की से इस क्वेश्चन का जवाब ही नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि लड़की के पास दिमागे नहीं होता है। ये लॉरेंस कोहलवर्ग पहले से ही सोच के तैयार है। तो हम बोल सकते हैं कि लॉरेंस कोहलवर्ग का सोच जो था वो कहीं ना कहीं जेंडर बायस था। इसीलिए इनका सिद्धांत जो है किसी एक जेंडर को फोकस करके बनाया गया है, इसीलिए सभी जेंडर पे ये लागू नहीं हो सकता है। और इसको जो बोलने वाला था उसका नाम था कैरोल गिल्गिन। क्या नाम था? कैरोल गिल्गिन नाम का एक आदमी है, मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या है कि लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत को पक्षपातपूर्ण सिद्धांत बताया और इनके पक्षपातपूर्ण सिद्धांत पे इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसके बताया कि लड़कियों में मानते हैं कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम होता है, लेकिन उसके पास जो कैपेसिटी होता है वो होता है केयरिंग कैपेसिटी। मतलब कि एक लड़की बहुत ज्यादा केयर कर सकती है जो कि एक लड़का नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं लड़का और लड़की का तुलना नहीं किया जाना चाहिए। सर इसका कोई बात नहीं है। गुड इवनिंग। चलिए, तो वही बोल रहे हैं कि यहां पे कैरोल गिल्गिन, यही क्वेश्चन आएगा कि बताइए
कि नैतिक विकास के सिद्धांत का, लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत का किस मनोवैज्ञानिक ने आलोचना किया? उस मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? कैरोल किल्गिन। और यही क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। तो अब बताइए, यहां से एक क्वेश्चन देते हैं और ये क्वेश्चन को समझिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था कि लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत को किस मनोवैज्ञानिक ने पक्षपातपूर्ण सिद्धांत बताया? पक्षपातपूर्ण सिद्धांत बताया। पक्षपातपूर्ण सिद्धांत बताया। किस मनोवैज्ञानिक ने लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत को पक्षपातपूर्ण सिद्धांत बताया? ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी कैरोल गिल्गिन, ऑप्शन डी हावर्ड गार्नर। इस 4 ऑप्शन में यही क्वेश्चन पूछा है कि लॉरेंस कोहलवर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, उनके सिद्धांतों का आलोचना किसने लैंगिक पक्षपातपूर्ण ढंग से किया है? लड़की के बारे में इन्होंने इग्नोर कर दिया, लड़की को वैल्यू नहीं दिया। और सबसे ज्यादा वैल्यू इन्होंने किसको दिया है? तो सबसे ज्यादा वैल्यू इन्होंने दिया है किसको? जिसको बोलते हैं मेल कैंडिडेट को। क्लियर है?